नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र होने वाला है वो ये बताने वाला है कि जब राष्ट्र एकजुट होता है, जब राष्ट्र अपनी ताकत दिखाता है तो कोई भी षड्यंत्र विफल ही होता है। और यही ताकत भारत ने अर्थ के स्तर पर, अर्थनीति के स्तर पर अमेरिका को दिखा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू करने के बाद इसका असर लोगों ने यह सोचा कि भारत पर ज्यादा पड़ेगा, भारत के लोगों पर ज्यादा पड़ेगा, भारत के व्यापार पर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यहां पर जिन लोगों ने यह सोचा उन्होंने थोड़ी सी भूल कर दी है, क्योंकि टैरिफ भारत पर 50% लागू तो कर दिया गया है ट्रंप सरकार की तरफ से, लेकिन इसका ज्यादा असर भारत की तुलना में अमेरिका पर ज्यादा पड़ रहा है। इसका असर अमेरिकी बाजार, अमेरिका के आम लोग और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तमाम स्रोत और विशेषज्ञों की यह राय है कि अमेरिकी बाजार पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेटा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप के 50% टैरिफ के फैसले से अमेरिकी बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी आयातक अब अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट सीएनएन की तरफ से सामने आई है, जिसके अनुसार टैरिफ के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को पहले से ही बढ़ी हुई लागतों का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय वस्तुओं पर यह अतिरिक्त टैरिफ लागत को और ज्यादा बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, इसके अलावा सी फूड जिसमें खासतौर से श्रिम्प्स यानी झींगा और चमड़े जैसे जो उद्योग हैं उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें भारतीय आयात महंगे होने से अमेरिकी कंपनियां वियतनाम और बांग्लादेश जैसे सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ रही हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत का प्रभावी टैरिफ दर अब 34% तक पहुंच गया है, जो आसियान देशों यानी जो 16% का हिस्सा है उससे 2 गुना ज्यादा है। वहीं अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी में भी कमी आने की संभावना से वहां के व्यापारियों को नुकसान हुआ है, जिसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी शेयर बाजार में चिंता बढ़ गई है। पेशानी पर बल ज्यादा है क्योंकि भारतीय सामानों पर टैरिफ से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जिससे कई कंपनियों के शेयर्स में 3 से 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ये अस्थायी है, लेकिन लंबे समय तक टैरिफ जारी रहने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। अगर सीधे शब्दों में इसे समझा जाए या कहा जाए तो ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी बाजार में गिरावट अब भी सिर्फ ट्रेलर के रूप में सामने आई है। इसका एक बड़ा इंपैक्ट अभी दिखना बाकी है, यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। टैरिफ के कारण भारतीय वस्तुएं जैसे कपड़े, आभूषण और समुद्री उत्पादन अमेरिकी बाजार में 50% तक महंगे हो गए हैं, क्योंकि इन्हें ही टैरिफ के दायरे में रखा गया है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक भारतीय शर्ट की कीमत अगर पहले $10 थी तो अब उसी शर्ट के लिए उपभोक्ताओं को $15 पे करना होगा। इसकी कीमत $15 यानी $5 बढ़ गई है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यहां पर आपको ये बताते चलें कि अमेरिका का जो मध्यम वर्गीय परिवारों का जो हिस्सा है वो ज्यादातर भारतीय उत्पादों पर निर्भर
माना जाता है, वो चाहे खासतौर से कपड़ों की अगर बात की जाए तो भारतीय कपड़े काफी पसंद किए जाते हैं अमेरिका में, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं। और ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है, जहां वो इंडियन शर्ट के लिए, इंडियन कपड़े के लिए अगर $10 खर्च कर रही थी, तो अब उसे $5 बढ़ाकर यानी $15 खर्च करना पड़ रहा है। यानी इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका के मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है। इतना ही नहीं, भारतीय सामानों पर निर्भर अमेरिकी खुदरा और वितरण क्षेत्रों में नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। यानी कि अमेरिका के इस कदम से वहां के लोगों का रोजगार भी छिन रहा है। इसको अगर सरल भाषा में समझें तो यदि आयात कम होता है तो वितरकों और रिटेलर्स की बिक्री घटती है। डिमांड और सप्लाई के बीच में यही संबंध होता है। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सप्लाई पर इसका असर होगा, और वही तस्वीर अमेरिका में अब देखने को मिलने वाली है, जिससे छंटनी की आशंका भी बढ़ सकती है। और ये बात हम नहीं बल्कि CNN ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से अमेरिकी लेबर मार्केट की स्थिति और बिगड़ रही है, और इन सब के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। अब सस्ते भारतीय उत्पादों की जगह महंगे विकल्प लेने से उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प रह जाएंगे, विशेष रूप से टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में जहां भारत प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। ये कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वहीं अगर न्यू इंडिया अब्रॉड की एक रिपोर्ट की बात करें, हम दरअसल आज आपको वो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जो विदेशी मीडिया में आ रही है, जो साफ तौर पर, क्योंकि भारत के अंदर ये चर्चा हो चुकी है कि भारत ने इस ट्रंप बॉम्ब से लड़ने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। भारत तैयार है, भारत को कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 50 देशों के साथ अपनी नई व्यापारिक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। और इस बारे में हमने आपको डिटेल रिपोर्ट जनमत के कल के अंक में दिखाई थी। आज हम आपके सामने वो रिपोर्ट्स रख रहे हैं जो खास तौर से विदेशी मीडिया में छप रही है, और विदेशी मीडिया साफ तौर पर यह कह रही है कि ट्रंप टैरिफ का ज्यादा नुकसान भारत को नहीं बल्कि स्वयं अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अब न्यू इंडिया अब्रॉड की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ से अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब भारतीय आयात पर निर्भर उद्योगों में लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे समग्र मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। उसके खरीदने की जो शक्ति होती है, क्रय करने की, वो कम हो जाती है, और आप उतने ही पैसे में कम चीजें खरीद पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 किलो टमाटर आज 50 रुपए का है और अगले साल 60 रुपए का हो जाता है, तो ये मुद्रास्फीति का ही एक रूप माना जाता है। मुद्रास्फीति किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने से नहीं होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसतन वृद्धि पर निर्भर होती है। जब कीमतें बढ़ती है तो आपके पैसे का मूल्य गिर जाता है, क्योंकि आप अपनी सामान धनराशि से पहले की तुलना में कम खरीद पाते हैं। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका के आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि यदि टैरिफ लंबे समय तक लागू रहता है तो अमेरिका का चालू खाता जो चालू खाता घाटा है, जिसे कैड बोला जाता है, CAD, वो बढ़ सकता है। भारत से आयात कम होने से अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। और इसी के साथ ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी टैरिफ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में सबसे बड़ी जो क्षति करार दिया है, और इसमें भी अमेरिका की क्षति ज्यादा होगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। अमेरिका की वैश्विक व्यापारिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार ने टैरिफ के जवाब में नए बाजारों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत ने तो नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं, नए निर्यातकों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, जिसमें खास तौर से भारत के यूरोप के साथ संबंध, अफ्रीकी देशों के साथ संबंध और मध्य पूर्व देशों के साथ संबंध। अगर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने और निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस रणनीति के साथ, किस नई व्यापारिक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है।
विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार इसे झटके को झेलने में मदद करेगा। भारत की इकोनॉमी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है। और यही वजह है कि जब डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा होती है तो इसका खास असर इस तरीके के टैरिफ पर नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि भारत दबाव में ना तो झुकेगा और ना ही अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता करेगा। राष्ट्रीय हितों को भारत हमेशा प्राथमिकता देगा। तो अब ये साफ है कि ट्रंप के 50% टैरिफ से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान बढ़ रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति, जिसे फिस्कल डिफिसिट भी कहते हैं, मुद्रास्फीति, रोजगार हानि और व्यापारिक संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिसका आने वाले समय में बड़े स्तर पर असर देखने को मिलने वाला है। ये है ट्रंप के टैरिफ की असली सच्चाई। तो ट्रंप ने टैरिफ लगा के सोचा था कि वो भारत को झुका सकते हैं, लेकिन ट्रंप ये भूल चुके हैं कि भारत एक ऐसी ताकत है जो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करती। ये आज का भारत है और आज का भारत अपने लोगों के हितों को साथ लेते हुए आगे नए दरवाजे खोलने का और उसमें अंदर जाने का मादा रखता है। और भारत ने अपनी व्यापारिक नीति में इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है। अब ट्रंप का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप अपने ही देश में कैसे ट्रोल हो रहे हैं, इसका जिक्र करेंगे आपके सामने। तरीके से अमेरिकी ट्रंप टैरिफ ने भारत को नहीं बल्कि अमेरिका के ही लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा आधार तैयार कर लिया है। और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है तो अपने ही देश में किस तरीके से ट्रंप अब घिरे हुए हैं, अब उसकी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उन्होंने सोचा कि वो भारत को झुका लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50% टैरिफ लगाकर सिर्फ अमेरिकी बाजार पर नहीं बल्कि अपनी साख पर भी उन्होंने जोरदार कुल्हाड़ी मार ली है। ट्रंप के इस कदम का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है और कई वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञ इसे अमेरिका की ही आर्थिक नीतियों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका खुद ही अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके बाद भारत, चीन और रूस जैसे देशों से अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत भारत कर लेगा। अमेरिकी राजनीति शास्त्री और विश्लेषक इस नीति की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कैरोल क्रिस्टीन फेयर ने पत्रकार मोहित पीरजादा के साथ इंटरव्यू में ट्रंप के लिए भारत में इस्तेमाल होने वाले एक अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि अभी 6 महीने हैं और हमें इस ट्रंप के 4 साल पूरे करने हैं। इस पर इंटरव्यू करने वाले पत्रकार भी हंस पड़े। फेयर ने ट्रंप प्रशासन की गंभीर आलोचना करते हुए कहा कि कई अधिकारी अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं हैं और केवल ट्रंप को एक शक्तिशाली नेता मानकर निर्णय ले रहे हैं, जिससे न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है बल्कि ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय साख और विश्व स्तर पर उनकी छवि भी कमजोर हो जाएगी। अमेरिका की जनता से लेकर मीडिया तक हर तरफ ट्रंप के खिलाफ आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की मीम्स, वीडियोस और डिजिटल क्रिएशंस बनाकर ट्रंप को ट्रोल कर रहे हैं, जैसा आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ट्रंप की इस नीति ने अमेरिका के अपने हितों के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया है और ये साफ है कि भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप के लिए सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि उसकी छवि, साख और अमेरिका की आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन गया है। वैश्विक स्तर पर
ये फैसला विवादास्पद बन गया है और अमेरिका की अपनी जनता, अर्थशास्त्री, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स सभी इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। अब हम आपको वो वायरल वीडियोस भी दिखाते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं और अमेरिका में ही किस तरह से ट्रंप हंसी का पात्र बन चुके हैं, आप खुद ही देखिए। 6 months and we've got 4 years of this and I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. That why do you use the word? So you have ended up using it in an English discussion. So this is. Well, he is a. It's all feast. Such is the humongous importance of the word. That at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know. You don't know my license plate. My Virginia license plate is. But the pessimist in me says this is. I'm signing an executive order to put tariffs on all foreign countries. Congratulations, Mr. President. Congratulations, Mr. President. But are you sure this is a good idea? We got a bad deal with these foreign countries. Okay, if you say so. Oh my God, it's a wrap! I gotta call an exterminator. Unnecessary, because I'm now signing an executive order to put tariffs on all rats. You're gonna put a tariff on rats? We got a bad deal with these rats. Mr. President, terrorist organizations just attacked the Pentagon. Should we strike back? Unnecessary, because I'm now signing an executive order to put tariffs on all tariffs. What? A tariff. How is putting a tariff on terrorists gonna stop the attacks? We got a bad deal with these terrorists. Mr. President, we just got your test results back and you have terminal cancer. We have to operate immediately to save your life. Unnecessary, because I'm now signing an executive order to put tariffs on all cancer. Congratulations, Mr. President. I just put a tariff on everything and expected to fix everything. We got a bad deal with the cancer. अब इन वायरल वीडियोस को देखकर क्या कहा जाए। कोई ट्रंप को गालियां दे रहा है तो कोई इनके इस फैसले पर ही ट्रंप को ट्रोल कर रहा है। अब ये ट्रंप को ही सोचना होगा कि उन्होंने जो सोचा कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे, तो ट्रंप शायद गलत सोच बैठे, शायद आकलन गलत हो गया, क्योंकि भारत की नई ताकत। अभी जरा ये विजुअल मत दिखाइए क्योंकि हम आगे एक ऐसे ही अपरिपक्व नेता की बात करने वाले। अभी हम ट्रंप की बात कर रहे हैं। अपरिपक्वता इसी को ही कहते हैं कि आप बिना समझे बूझे किसी देश की शक्ति को आप समझे नहीं और कोई निर्णय ले लें। यही काम ट्रंप ने किया है और जैसा हम आपसे कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा वो अमेरिका को ही पहुंचने वाला है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप अपने ही देश में घिर चुके हैं। कोई गालियां दे रहा है, कोई वायरल वीडियो बना रहा है और उस वीडियो में किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ का मजाक उड़ रहा है आपने खुद देख लिया। हाँ, इतना जरूर है, हम तैयार हैं, यानी भारत तैयार है। अब तैयारी की बात हो रही है तो इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी खूब तैयारी कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव है और इस चुनाव में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उनका कहना है कि लोगों से इस बार वो मिलकर बिहार में नई बयार लेकर आएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रंप एक तरफ अपरिपक्व नेता कहे जाते हैं क्योंकि उनकी निर्णय क्षमता पर सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी देश के अंदर अपरिपक्व नेताओं की श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि गाहे बगाहे राहुल कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करता है। कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में एलओपी हैं, या आज राहुल को बदतमीज राहुल कहा जाए। जी हां, यह शब्द आज सोशल मीडिया पर उमड़ घुमड़ करता रहा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान ने राजनीति को शर्मसार कर दिया है। जिस भाषा, जिस अंदाज और जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए किया, उसने सिर्फ संसदीय परंपराओं को ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। देश देख रहा है कि विपक्ष के नाम पर एक तथाकथित बड़े नेता की जुबान किस हद तक गिर चुकी है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद, जो कि एक संवैधानिक पद है, उस पद की गरिमा, भारतीय राजनीति की मर्यादा और देश की जनता की आस्था पर सीधा प्रहार है। उन्होंने तो पीएम की स्वर्गीय माता जी को भी नहीं छोड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है
इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। और आपने पता नहीं सुना या नहीं, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने? आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड तो वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष की जुबान कई बार फिसल चुकी है। संसद के भीतर जब उन्हें संयम और मर्यादा दिखानी चाहिए थी, तब भी उन्होंने तुच्छ टिप्पणियों से माहौल बिगाड़ा था और चुनावी मंचों पर तो उनका अंदाज और भी ज्यादा कड़वा है। अब इसका असर क्या होगा? क्या कहीं ये बयान फिर से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? इस पर आकलन और विश्लेषण कांग्रेस को जरूर करना चाहिए। भारत में एक और पाकिस्तान बन चुका है। जी हां, जहां कभी सतयुग में सत्यव्रत नगर था, जहां भगवान कल्कि जी का अवतार होना था, उस संभल में अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस बात की पुष्टि करती है 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट। संभल हिंसा के न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चिंता पैदा करने वाले हैं, खासकर हिंदुओं के लिए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू ही बचे हैं। 450 पन्नों की रिपोर्ट सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। आपको बता दें कि संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। अरविंद कुमार जैन ने बताया कि हमने एक एक बिंदु को देखा है, जितने गवाह हैं उनके भी बयान लिए हैं, जितना भी कर सकते थे किया। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। कहा गया कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 78 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया। लोगों ने अपने बयान में बताया कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया।
संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं। नतीजतन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया। आयोग ने करीब 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 1978 के दंगों के समय थे। इसके बाद से बदले हुए हालात को उन्होंने देखा है। लोगों ने आयोग को बताया कि पहले संभल में शिव मंदिर हुआ करता था। वो लोग सोमवार और सावन के महीने में पूजा अर्चना करते थे। वहां अब मस्जिद बन गई। पहले जहां हिंदुओं का कुआं हुआ करता था, जहां से हिंदू अपने धार्मिक तीज त्योहार पर कार्यक्रम करते थे, उस कुएं को बंद कर मुसलमानों ने चबूतरा बना दिया। इस रिपोर्ट पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि संभल में जो घटना हुई उस पर प्रदेश सरकार ने जांच के न्यायिक आयोग का गठन किया था। आज न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, जिसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट पर सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं। वैसे संभल को एक धार्मिक नगरी के तौर पर दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रिपोर्ट खुल रही है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और वो लोग सवालों के घेरे में आएंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। अब आइए अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक ऐतिहासिक तस्वीर आज पूरी दुनिया के सामने आई है। ये केवल विज्ञान और चिकित्सा का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शौर्य गाथा का नया अध्याय है। जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने मानेकशॉ सेंटर में खासतौर से मिलमेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया, तो ये संदेश साफ हो गया कि भारत केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि जीवन बचाने की कला और विज्ञान में भी विश्व का नेतृत्व करता है। हमारी सेना का पराक्रम केवल सीमाओं पर दुश्मनों को ध्वस्त करने में ही नहीं दिखता, बल्कि घायल सैनिकों को नया जीवन देने की क्षमता भी इसमें दिखाई देती है। ये वही पराक्रम है जो बंदूक से लेकर बैंडेज तक, रणभूमि से लेकर रिसर्च लैब तक हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। मिलमेडिकॉन 2025 में 15 देशों के प्रतिनिधि जुटे। वो भारत की सैन्य चिकित्सा प्रणाली को नजदीक से देखेंगे, जहां आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रॉमा केयर और महिला नेतृत्व की शक्ति एक साथ मिलकर सैनिकों की जीवन रेखा बनाती हुई नजर आएगी। इस वर्ष ये सम्मेलन और भी ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की शताब्दी मना रहा है। 100 साल से हमारी वीरांगनाएं रणभूमि की पहली पंक्ति में खड़ी हैं, जो केवल नर्स नहीं, बल्कि मातृशक्ति और राष्ट्र शक्ति का सजीव रूप है। झंडा ले लो। तो मानेकशॉ सेंटर से दुनिया को भारत ने एक बड़ा संदेश दिया है। मिलमेडिकॉन 2025 किस तरह से भारतीय सेना केवल रणभूमि में ही अपना शौर्य दिखाती हुई नजर नहीं आती है, बल्कि जब पराक्रम के साथ चिकित्सा की जरूरत होती है तो वहां पर भी यह अनूठा संगम देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में बेहद खास ऐतिहासिक तस्वीर और बेहद खास संदेश आज इस आयोजन के माध्यम से दुनिया को दिया गया। और आइए अब हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज का है। और जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि गुड न्यूज के दौरान इन 10 दिनों में गणेश उत्सव के दौरान हम अलग अलग जगहों से आपको गणपति बप्पा की दर्शन कराएंगे। और इसीलिए आज की जो ये तस्वीर आई है वो छत्रपति संभाजी नगर से आ रही है। देश भर में जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत है और छत्रपति संभाजी नगर देशभक्ति पर आधारित यहाँ पर इस बार थीम रखी गई है। बप्पा की मूर्ति यहाँ पर विराजित की गई और देशभक्ति इसमें थीम रखी गई है, जहाँ
कुल स्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडल ने इस बार गणेश उत्सव में विशेष और अनोखी थीम रखी। इस साल उनकी थीम है ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा, जिसे देखने के लिए गणेश भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। इस थीम में आधुनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मिलाकर जो भक्त यहां पहुंच रहे हैं उनके लिए एक इंटरैक्टिव अनुभव तैयार किया है। इसमें आतंकवादियों के बंकर का दृश्य भी दिखाया गया है। आगंतुकों को जब यहां वो पहुंच रहे हैं तो वो बाहर जब निकल रहे हैं तो एक रोमांच का अनुभव भी कर रहे हैं। विशेष रूप से देखा जा रहा है कि इस अनूठी और साहसिक थीम को देखने के लिए नेता, मंत्री सभी कोई पंडाल की तरफ पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव में नवाचार और सामाजिक संदेश का ऐसा मेल दर्शकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक है। ये पहल गणेश उत्सव में क्रिएटिविटी और राष्ट्रीय जागरूकता का सुंदर संगम साबित हो रही है। कुल स्वामिनी प्रतिष्ठान की क्रिएटिव पहल पर ऑपरेशन सिंदूर विजय गणेश उत्सव पर यह विशेष और अनोखी तस्वीर खास तौर से आपके लिए छत्रपति संभाजीनगर से। और हमारे साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल राठौर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से। जरा ये तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि दर्शक हमारे ये तस्वीरें जरूर देखना चाहेंगे। बाबूलाल, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो थीम रखी गई है यहाँ पर भक्ति है और भक्ति के साथ साथ शक्ति का संदेश भी है, वो शक्ति जो ऑपरेशन सिंदूर में नजर आई थी। किस तरह से लोग यहाँ पर ले रहे हैं इस पूरी की पूरी थीम को? बाबूलाल राठौर जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तो ये तस्वीरें देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से आतंकियों को खत्म किया। और ये ताकत, ये शक्ति दरअसल सनातनी शक्ति है, ये ईश्वर की शक्ति है। गणपति बप्पा जो रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहे जाते हैं, शक्ति के दाता भी कहे जाते हैं, और ये शक्ति स्वरूप जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने परचम लहराया वो शक्ति बप्पा से मिली। और यही वजह रही कि छत्रपति संभाजीनगर में जब कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान द्वारा गणपति बप्पा का आयोजन किया गया तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के थीम को भी समावेशित किया गया है। बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, भक्ति के साथ शक्ति और वो शक्ति जो हमारी सेना ने दुनिया को दिखा दिया है, कितना विशेष। बिल्कुल जबरदस्त देशभक्ति और शक्ति दोनों यहाँ पर दिखाई गई। और इसी देखने के लिए आज महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर भागवत करार भी यहाँ पर पहुंचे थे। अभी अभी कुछ ही देर के पहले यहाँ से निकले। और आप देख सकते हैं कि इनके जो आयोजक थे, सबसे पहले आपको भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से आपको ये सब प्रेरणा आई ऐसा करने के लिए? पहलगाम का जो ऑपरेशन हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन, वहाँ की जो महिला के पति डेड हुए थे, ये पाकिस्तानी आतंकवादी किए थे। आतंकवादी ने जो हल्ला मचाया था, तो मोदी सरकार ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया था, तो वो एक अपना विजय हुआ था। वहाँ के 9 कम से कम बंकर में जाके पाकिस्तान उद्ध्वस्त कर दिए गए। और वही हमारे को एक प्रेरणा मिली और एक आनंद मिला। इससे हम ये पूरा आगमन पर उस शक्ति को भी यहाँ पर समावेशित किया गया है, जो प्रांगण में जो खासतौर से प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई झांकियां भी यहाँ पर बड़ा संदेश लोगों को दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, जनमत में अब वक्त हो गया आपसे अनुमति लेने का। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।